मैं अमरजीत झा। 11th पॉलिटी में हमने 50 प्रश्न सेट ए में दिया था। अब सेट 2 में 51 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। तो पहले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में राष्ट्रपति के अध्यादेश से स्थापित हुआ था। साथ ही जब यह गठन हुआ तो इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये न्यायालय को सिफारिश करती है किसी भी गंभीर मामले के संदर्भ में मुकदमा चलाने का। ये इसकी एक बेसिक बात थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी प्रकार की मुकदमा सुनने का अधिकार रखता है। ये मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं रखता है। जांच का आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश न्यायालय से करता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सबसे अधिक प्रभावी कदम गुजरात दंगा और पंजाब के युवाओं के गायब होने पर यह जजमेंट रहा है। उस पर वह काफ़ी अभियान छेड़ दिया था, तो यह बात सही है। ए, सी और डी सही है। गलत उत्तर देखा जाए तो बी है, उत्तर बी। 52 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावकारी नहीं होता है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है। न्यायपालिका इसे लागू नहीं कर सकती है। कार्यपालिका इसे लागू करती है, कार्यपालिका लागू करती है। कौन सा कथन गलत है? 52, इसमें मुख्य बात आ जाता है कि यह वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है। साथ ही इसमें यह भी आएगा, न्यायपालिका इसे लागू नहीं कर सकती, ये भी बात भी सही है। उत्तर यहाँ बी सही है। 53, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की भारत की कल्पना का आभास होता है? भाग 4, डीपीएसपी, उत्तर सी। 54, भारत सरकार की कौन सी योजना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दायरे में आता है? जीवन के रूप में शिक्षा, ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो यह नहीं आता है। बच्चों का दोपहर का भोजन, यह आर्थिक योजना है। कारखाना अधिनियम, यह सही है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का अधिकार भी सरकार को है। यहाँ पर उत्तर ए, यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ए। 55, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मूलभूत उद्देश्य कौन होता है? राज्य के मूलभूत तत्व का उद्देश्य लोगों की कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना, सही है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ताकि सभी व्यक्ति को पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके। वसुधैव कुटुंबकम जो विदेश नीति है, संविधान का अनुच्छेद 51, तो उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे, उत्तर डी। 56, कौन सी नीतियां राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दायरे में आता है? नीति निर्देशक तत्व के दायरे में आता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी चर्चित यह विषय वस्तु है देश के अंदर। मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना, ये सही है। पशुओं के वध पर रोक, वध पर रोक, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन, ये सही है। सभी इसके डीपीएसपी के भीतर में आएंगे। संविधान सभा में जितने सारे चुनौतीपूर्ण मुद्दे थे वो सभी के सभी को डीपीएसपी के भीतर रखा गया। ये सभी चुनौतीपूर्ण मुद्दा था कि कैसे ये समाधान होगा, उत्तर डी। 57, किस अधिकार के मामले में न्यायालय का शरण नहीं लिया जा सकता है? पर्याप्त जीवन यापन, समान कार्य का समान वेतन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार का काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसकी बाध्यकारी नहीं है, इस सरकार आपको आपूर्ति करे ही। संसाधन रहने पर आपूर्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 58, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में क्यों रखा गया? मोरारजी देसाई की सरकार ने
जब 1977 में सत्तारूढ़ हुए तो 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा। तो सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक हित से ऊपर है। तो पहला सवाल है कि सामाजिक जो आवश्यकता है वो किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर है, जो कि समाज में समूह है। व्यक्ति एक पर्सन होता है, पूरे समाज को लेकर चलना होगा। और एक व्यक्ति के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है तो निश्चित है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। लोक कल्याण के मार्ग की बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, ये बात हो रही थी। क्षमता समाज की स्थापना में कठिनाई उत्पन्न हो रहा था, ये बात सही। उत्तर डी 4 सभी सही। 59 संविधान का कौन सा भाग संविधान का जीवंत दस्तावेज है? जैसे जीवन दस्तावेज में ग्राम पंचायत व्यवस्था जो सत्ता के विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित है वो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, जो 73rd अमेंडमेंट 1993 विधेयक के रूप में कहें तो 1992-93 में पास हुआ। तो भाग 9 में इसको जोड़ा गया, 243 अनुच्छेद के 16 उपखंडों में जोड़ा गया है। इसको जीवंत कहा गया, सी उत्तर। 60 किस चुनाव प्रणाली में व्यवस्था की गई है कि वोटों का हिस्सा जितना मिलता है इस आधार पर प्रत्याशी की प्राथमिकता जारी की जाती है, अर्थात सीटों का कोटा दिया जाता है। जब कोटा की बात आ जाती है तब इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का आधार रहता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक भी वोट यदि कोई प्राप्त करता है तो विजयी घोषित हो जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसमें निर्धारित कोटा प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। उत्तर बी। 61 किस देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था है? ये सभी देशों में है, इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और पुर्तगाल, इस सभी देशों में। उत्तर डी। किस देश में प्रावधान किया गया कि प्रत्याशियों को वोट न देकर राजनीतिक दलों को दिया जाता है? यानी जितना पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिला उस हिसाब से उस प्रत्याशी को वोट दिया जाता है। 62 का ए इजराइल, यह इजराइल की में नियम है। 63 सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर प्रत्याशी को विजयी घोषित की जाती है, इसके निर्वाचन व्यवस्था होती है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर कोई प्रत्याशी विजयी घोषित हो सकता है। इसमें यह व्यवस्था होती है कि छोटी छोटी भौगोलिक इकाई में बांटना निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ये नहीं आएगा। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, सीधे मतदाता प्रत्याशी को वोट देगा। उत्तर बी। उत्तर बी। डी मतदाता प्रत्याशी वोट देते हैं। आवश्यकता अनुसार इस बात नहीं है कि कुल मत का 50% प्राप्त हो। उपयुक्त सभी। डी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये आधार बनता है। 64 भारत में राज्यसभा निर्वाचन जारी किसी राज्य में 4 सीट के लिए किया जाता है। राज्यसभा की 4 सीट का निर्वाचन होता है, उसे विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है। तो विजयी होने के लिए एक प्रत्याशी को 41 मतों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला होती है कुल मतदाता यानी जितना विधानसभा सदस्य है प्लस कितना विजयी उम्मीदवार होना है 4, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाए। भागा देने के बाद जो भाग फैलाता है उससे फिर 1 जोड़ा जाए। इस प्रकार यहाँ उत्तर 41 होता है। 41 भारत में राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन इसी तरीके से भी किया जाता है। 65 लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? 84 स्थान आरक्षित है। 66 लोकसभा में अनुसूचित जाति 65 अनुसूचित जाति के लिए तो 84 हो गया। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 66 कहता है। जनजाति के लिए स्थान होता है 47। ए परिसीमन आयोग का गठन भारत में कौन करता है? 67 परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, जो उच्च न्यायालय की देखरेख में करता है कार्य। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? यह राजीव गांधी की सरकार ने किया। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह प्रावधान को लागू किया गया। 69 भारत में 3 सदस्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था सबसे पहले 1989 में किया गया, फिर उसमें कुछ समय के लिए रोका गया, फिर 1993 से इसको संचालित अस्थायी रूप से वर्तमान में भी यह जारी है। तो पहला यहाँ दिए गए उत्तर में 89 आएगा। ए 70
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? अभी नया संसद भवन में यह पहला प्रस्ताव के साथ यह पारित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का जो नेता या बड़ा जो सरकार होंगे उसमें एक, और मंत्रिमंडल का एक सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य होंगे। उत्तर सी 71। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। उत्तर बी 72। कायदे कानून को प्रत्येक दिन लागू करवाने वाले संगठन को क्या कहा जाता है? उसे कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। उत्तर ए 73। भारत में अस्थायी कार्यपालिका के दायरे में कौन आता है? अस्थायी कार्यपालिका जो हमेशा रहता है, राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, महान्यायवादी, ये सभी कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। उत्तर डी 74। अस्थायी कार्यपालिका के दायरे में प्रशासनिक ये अधिकारी हमेशा अस्थायी रहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका चेंज भी होते रहते हैं, मान्यवादी बदलते भी रहते हैं। 74। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की व्यवस्था सरकार का प्रधान होता है। उत्तर सी। अर्धछात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? अर्धछात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस और रूस में है। उत्तर ए। अर्धछात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? 76 का। सी। राज्य का और सरकार का भी, चूँकि राष्ट्रपति वहाँ ऑल इन ऑल हो जाते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं होता है। अर्धछात्मक में प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वह नाम मात्र का प्रधान हो जाते हैं। 77। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? बी। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है? 78। शासन के प्रमुख जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये डी होगा। 78। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री सही है। विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वो विधायिका में बहुमत दल का नेता कि वह सरकार बनते हैं। विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। सही है। शासन प्रमुख जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये डी। 79। अर्धछात्मक शासन व्यवस्था में होती है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। 79 सही। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सही। प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। उत्तर यहाँ ई आएगा। 80। अर्धछात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होती है। 80 का नहीं होती है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख सही। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख सही। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जिम्मेदार ये नहीं होती है, क्योंकि वहाँ मॉन्टेस्क्यू थ्योरी के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग रूप से कार्य करती है। उत्तर सी। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सही है। उत्तर सी। 81। प्रधानमंत्री का पद किस शासन व्यवस्था में होता है? अर्धछात्मक शासन, संसदीय शासन, ए और बी। उत्तर डी। 82। अर्धछात्मक शासन कार्यपालिका निम्नलिखित में से किस देश में होती है? अर्धछात्मक शासन श्रीलंका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। उपयुक्त सभी। अर्धछात्मक शासन कार्यपालिका निम्नलिखित में से किस देश में है? तो दिए गए देश में 82 नंबर में आइए, तो यहाँ भूटान में संसदीय है, बांग्लादेश संसदीय, मालदीव संसदीय, श्रीलंका में 1978 में यह स्थापित की गई। 83। किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? बी। श्रीलंका। 84। भारतीय राज्यों में कार्यपालिका में सम्मिलित है। कार्यपालिका में सम्मिलित राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपयुक्त सभी। उत्तर डी। 85। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में सम्मिलित होता है।
लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य, सही है। लोकसभा विधानसभा सदस्य निर्वाचन में भाग लेता है, महाभियोग से कोई संबंध नहीं। विधान परिषद राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा विधान परिषद नहीं होगा। दिए गए उत्तर में लोकसभा तथा राज्यसभा भाग लेते हैं। 85A। 86, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को कौन प्रदान करता है? वो प्रधानमंत्री प्रदान करते हैं। उत्तर C। 87, भारत में कौन सा पद प्रभुत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण है? राष्ट्रपति। कौन सा पद प्रभुत्वपूर्ण? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। यहीं पर तो रह जाता है। हालांकि वो बहुमत दल का नेता होने पर वह जिस सदन के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, उस सदन का नेता भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री हो। इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा सदस्य थी। लाल बहादुर शास्त्री के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पद संभाल रही थी, मंत्री थी वो। उसमें वो राज्यसभा से थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद श्री देवेगौड़ा साहब बने और राज्यसभा के सदस्य हुए। इंद्र कुमार गुजराल साहब राज्यसभा के सदस्य हुए। मनमोहन सिंह दोनों टर्म में राज्यसभा के सदस्य ही रहे। तो वो राज्यसभा का नेता बन गए चूँकि राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उत्तर A। 89, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। किस विधेयक को नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को लौटा नहीं सकता, संविधान संशोधन विधेयक को भी नहीं लौटा सकते हैं, साधारण विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उत्तर यहाँ पर D आएगा। A और B दोनों इससे संबंधित है। 90 नंबर है, मंत्रिपरिषद अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। कौन सा कथन गलत है? विधायिका में बहुमत प्राप्त हो तो मंत्रिपरिषद है। नवीन मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए तो पुरानी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी। लोकसभा की कार्यकाल पूरा हो जाएगी तब भी आप खत्म हो गए। नवीन लोकसभा का गठन हो गया तो नया मंत्रिपरिषद आ गया। विधायिका में बहुमत है तब तक है मंत्रिपरिषद। नवीन मंत्रिपरिषद गठन हो गया तो ऑलरेडी पुरानी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो मंत्रिपरिषद नवीन लोकसभा आ जाने तक रह सकती है। नवीन लोकसभा का गठन हो जाए, इसमें सभी गलत नहीं है, सभी सही कर दीजिए इसको। सही, सभी कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। उत्तर यहाँ पर E कर दिया जाए। उत्तर E। 91, उपराष्ट्रपति किस परिस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका में कार्य करते हैं? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कर सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वेच्छापूर्वक वो त्यागपत्र दे दें, सुरक्षा नहीं, स्वेच्छापूर्वक। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए, सभी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्व को संभाल सकते हैं। उत्तर D। 92, यदि कोई सामान्य व्यक्ति मंत्री बनता है, कितने दिनों के भीतर किस एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है? B। 6 महीना के अंदर शपथ लेना पड़ेगा, अन्यथा मंत्री पद उनका स्वतः समाप्त हो जाएगा। 93, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 15% निम्न सदन का निहित किया गया? यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था और यह 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत यह प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर B। मंत्रिपरिषद 94, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लोकसभा में यदि बहुमत नहीं है, लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। 95, मंत्रिपरिषद किसका प्रतिनिधि होता है जो सामूहिक रूप से शासन करता है? वह संसद का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। उत्तर B। 96, प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है, यह कथन लागू नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करते हैं तो ऑलरेडी धुरी की भूमिका में है। राष्ट्रपति संसद के सेतु कार्य करते हैं, धुरी की भूमिका में है। प्रधानमंत्री के निधन जाने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है क्योंकि धुरी ही खत्म हो गया। यदि एक मंत्री का निधन हो जाता है तो एक मंत्री चला जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का धुरी है, इसलिए प्रधानमंत्री के मृत्यु त्यागपत्र पर सारे मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है। दिए गए उत्तर में यहाँ विकल्प में D उत्तर आएगा। 97,
प्रधानमंत्री के अधिकार के दायरे में आता है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने, लोकसभा का नेतृत्व करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना, विदेश यात्रा में राष्ट्रीय नेता का छवि बनना। सही है, ए बी सी तीनों सही है, इसलिए उत्तर उपयुक्त सभी, उत्तर डी। 98 किस वर्ष सरकार लोकसभा की कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई? 1989 में जो सरकार आई थी वो सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जी की थी, लेकिन 1989 में चुनाव जो होती है पूर्णकालिक चुनाव होती है। 1996 में जो सरकार गठित हुई है वो सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। 1998 में गठित सरकार ये भी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। इस समय में जो सरकार बनी ये डी उत्तर होगा, कोई सरकार अपनी पूर्ण कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। 99 लोक सेवा आयोग के सदस्य के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। लोक सेवा आयोग के संदर्भ विचार करें कि कौन सा कथन सही है। 99 सदस्य की कार्यकाल निश्चित कार्यकाल नियुक्ति किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर निलंबित या अगस्त के समाप्त किया जाता है। दक्षता योग्यता सही है, उपयुक्त डी सभी। 100 केंद्रीय सेवा के दायरे में नहीं आता है। केंद्रीय सेवा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आता है, विदेश सेवा नहीं आता है। उत्तर यहाँ सी। 101 केंद्रीय सेवा में आने वाले अधिकारी के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, सही है। केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं, केंद्र फिर आ भी सकते हैं उस राज्य में। केंद्र सरकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ये राज्य का अधिकार होता है, उत्तर डी। 102 भारत में मध्यावर्ती चुनाव सर्वप्रथम कब हुआ? 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई तो यहाँ पर मध्यावधि चुनाव हुआ। पहला मध्यावधि चुनाव 1971 में हुआ, जबकि अभी तक भारत में 5 मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं। ये दिए गए विकल्प जहाँ तक है 1971, 1979, 1991, 1998 और 1999 5 में हुआ। मध्यवर्ती चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? 85B के तहत होता है, उत्तर सी। किस प्रधानमंत्री पर सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके ऊपर विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आचार्य JV कृपलानी साहब ने लाए। चीन आक्रमण के बाद नेहरू पर पंचशील का सवाल खड़ा हो गया था कि आपने चीन को पहचान क्यों नहीं पाया। इस पर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया, लेकिन नेहरू जी की बहुमत थी, सरकार बच गई। 105 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अब 2 बार लाया गया। दोनों कार्यकाल में एक बार लाया गया है, 2 बार अब तक। तीसरे कार्यकाल इनकी चल रही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रपत्र का निर्माण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता, जो सरकार की 1 वर्ष की योजना को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। सी। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, डी। इसी प्रकार से फिर हम और भी इसमें प्रश्न आएंगे, उसका हम आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।